नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना पड़ता है। बिना सोचे समझे भीड़ की तरह बस पढ़ाई करते रहने से नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई करने वालों की संख्या लाखों में होती है और वैकेंसी मात्र कुछ हज़ार होती है। इसमें सफल होना है तो सबसे अलग कड़ी मेहनत कीजिए। आप सब कुछ त्याग कर रूटीन वे में पढ़ाई कीजिए और सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे कि सिलेबस और पैटर्न के अनुसार आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यह जानना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, एक दिन आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेट के माध्यम से स्मार्ट स्टडी। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चराई कर लगाया गया था। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी आया, तो अलाउद्दीन खिलजी से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पूछा जाता है, इनसे सभी क्वेश्चन को एक साथ यहाँ रिवीजन करेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसाप था। और एक क्वेश्चन इनसे महत्वपूर्ण जो कि पूछा जाता है कि सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किस शासक ने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन आता है कि अलाई दरवाज़ा भी है और सीरी का किला तथा हजार खंबा महल, ये तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। एक क्वेश्चन आता है कि बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था ये तात्या टोपे। अब क्वेश्चन एक आता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम था वास्तविक में रामचंद्र पांडुरंग टोपे था इसका नाम। ठीक है। अब यहाँ जो नाना साहब है, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने ही किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ आप ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाया था? तो मंगल पांडे ने चलाया था। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम सेनानी कौन था? तो वो मंगल पांडे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है मूल संगर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव के एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है और आसानी से चीज़ें आपको याद रह जाता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ दयानंद सरस्वती से यहाँ आपको सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया कि बचपन का नाम क्या था। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा जाता है, तो वो सबको क्यों छोड़े, सबको यहाँ पर एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करने का यही बेस्ट तरीका होता है। तो जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। अच्छा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अब यहाँ कन्फ्यूजन वाला एक प्रश्न आएगा कि एक है इसी तरह है प्रकृति की ओर लौटो, तो ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। तो आपको ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है और प्रकृति की ओर लौटो ये रूसो का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। तो वो महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी ये एनी बिसेंट, है ना, एनी बिसेंट बनी थी। और कब बनी थी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। अब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबको तुरंत अभी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये पहले तो ये समझिए, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ यहीं पे देखना है कि पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कांग्रेस की बनी थी
एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसका पूरा इतिहास जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो W.C. बनर्जी था। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है मांडले जेल में किया गया था। गीता रहस्य की ये रचना किए थे बाल गंगाधर तिलक। अब इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन ये भी है, सिंपल याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। अब बाल गंगाधर तिलक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि केसरी पत्रिका का समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। केसरी और एक है मराठा समाचार पत्र, ये दोनों के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। अब कन्फ्यूजन वाला एक प्रश्न है, इसी तरह का आता है लोकनायक, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ये कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे, तो कैसे याद करना है, देखिए एक लोकमान्य एक लोकनायक है। तो लोकमान्य किसे कहेंगे, जैसे देखिए किसी को मान्य को रिलेट करिए मान सम्मान से, लोकमान्य यानी किसी को मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं। तो लोकमान्य हो गया कौन, बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक हो गए जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू ने दिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, तो सरोजनी नायडू ने दिया था। अब सरोजनी नायडू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सरोजनी नायडू से कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य के बनने वाली कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ रही बात ये गांधी इरविन समझौता, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कब हुआ, तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा 1931 में और क्या हुआ था, तो ये द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में ही हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि किस गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, मैं सेट ही नहीं बल्कि आपको एक संपूर्ण स्टडी करा देता हूँ, जो कि आप स्टडी कुछ महीनों में करेंगे, वो पूरी स्टडी आपको सिस्टमेटिक ढंग से कुछ घंटों में आपको कुछ मिनटों में आपको बता देता हूँ। इसलिए आप सिर्फ ध्यान रखिए और ध्यान से सेट प्रैक्टिस कीजिए, आप निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिस्टल में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था ब्रिस्टल में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया मृत्यु कहाँ हुई, तो ब्रिस्टल में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, ये भी ध्यान रखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के राधानगर में हुआ था। ठीक है, अब ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं राजा राम मोहन राय है। और एक क्वेश्चन आता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। पहले आत्मीय सभा की स्थापना किया था, उसके बाद फिर ये ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनसे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। एक क्वेश्चन आता है इनसे कि राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये चीज़ें इतने ही बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है घनश्याम दास बिड़ला थे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के संस्थापक कौन थे? तो गांधी जी थे। इसी को है ना, यही जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है, इसी को बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे ये विंस्टन चर्चिल। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो उस समय कौन था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल था। अब विंस्टन चर्चिल से कुछ याद आ रहा है? इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन आता है ना कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। बस ये 2 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय जो है, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अब पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध है जो कि आप पढ़े होंगे, मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी भी हुआ था। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब? 1191 और 1192 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा सहाय संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। आशा सहाय किससे संबंधित थी? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। ठीक है, अब ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसको कई बार आपको कन्फ्यूजन हुआ है, इसके संस्थापक हैं कौन? कभी आता है कैप्टन मोहन सिंह, कभी रास बिहारी बोस, कभी ये क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस, ये 3 है ना, 3 आते थे। लेकिन आपको आज याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सिंपल पूछ दे ना तो इसका आंसर कैप्टन मोहन सिंह ही होगा। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ठीक है, बाद में इनका 1943 में इसका नेतृत्व है ना ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये आपको याद रखना। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो अगस्त 1942 में हुआ था। इसका नेतृत्व 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गंधार शैली में प्राप्त होता है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गंधार शैली में प्राप्त होता है। अब गंधार शैली से एक क्वेश्चन आता है कि गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गंधार शैली। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गंधार कला शैली का विकास सबसे तेजी से किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु में है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ना कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। और एक है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो है क्या इसमें? ये महासागर इधर दिया हुआ है और इसका गहरा स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो जावा गहरा स्थान है ये किस महासागर में है? तो जावा है हिंद महासागर में। ठीक, और यूरेशियन बेसिन जो है ये है आर्कटिक महासागर में।
और मरियाना ट्रेंच जो है, मरियाना खाई जो है, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, मरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में। और सही मिल रहा है ना मरियाना? हाँ, ये मरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। और जो बच गया कौन? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा मालूम? कि दुनिया का, पृथ्वी पर मतलब दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो मरियाना खाई है, मरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है विशेषकर। ठीक है, मरियाना खाई सबसे गहरा गर्त है, मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस पहाड़ पर पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट मिलता है? तो यानी कि पूर्वी घाट, और जैसे कि ऐसे समझिए, ये मैप है ना, तो ये पूर्वी घाट ये हो गया, और पश्चिमी घाट ये कहाँ मिलता है? तो यहाँ मिलता है। यहाँ क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो अनाईमुड़ी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो अनाईमुड़ी ही होता है। ठीक है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरी क्रीक या तो निवेशिका स्थित है? तो ये कहाँ है? कोरी क्रीक को रिलेट करिए सर क्रीक से। ये सर क्रीक कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो सर क्रीक है, ये जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में दिया हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। अब ये कहाँ से आया है? इस टॉपिक से कौन कौन सा और क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, तो वो सबको यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, हम वैसे पढ़ाते हैं जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, सब में आपको बेहतर से बेहतर फ़ायदे मिलेगा और आप सफल होंगे। ठीक है, मैं ऐसी मतलब तैयारी करवाता हूँ कि आपको हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा। यानी कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको। कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, और नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। ये दोनों साथ साथ कभी पर पढ़ना है तो नगर पालिका और पंचायत दोनों साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों क्रम से हुआ था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आसानी से याद रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं भी होगा। ये 73वां संविधान और 74वां संविधान है नगर पालिका से। ठीक है, जैसे 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची में है 18 विषय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था है भाग 9 में। ठीक है, और नगर पालिका है भाग 9 के ए में। ठीक है, नगर पालिका यानी ये शहरी निकाय से संबंधित ये है नगर पालिका वाला। ठीक है, अब ये आता है कि जो नगर पालिका है वो किस अनुच्छेद तक है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और पंचायती राज व्यवस्था जो वो किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 243 से 243 के ओ तक है। ठीक है,
और नगर पालिका जो है वो 243 के पी से 243 के जेड क्यू तक है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका का संबंध कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद ये वाला 243 के पी से अनुच्छेद 243 के जेड क्यू तक है। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गोलकनाथ। बाद में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऊपर है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, भाग 4 में। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अब रही बात ये गोलकनाथवाद है, एक ये केशवानंदवाद, ये इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे ये आता है कि किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। या तो ये पूछा जाता है कि किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा के विरुद्ध न हो। तो ये केशवानंद बाद में ही कहा था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 355 में किया गया है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। तो ऐसा प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 355 में। अब यहाँ देखिए ये आपात से संबंधित है। अब यहाँ इस टॉपिक से जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वो है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में है। एक आता है वित्तीय आपात, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, देखिए आपात उपबंध है जो है किस भाग में है, तो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और आपात उपबंध जो किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में किया था। ठीक है, अब 1980 में किया था। तो आपको मैं हर बार बताता हूं कि जब भी ईस्वी वाला कोई क्वेश्चन आए तो उससे कोशिश करिए कि कोई और अगर 1980 में अगर कोई घटना हुआ, यानी कि ईस्वी में जब भी क्वेश्चन आए तो ईस्वी वाला कोई और अगर उसी ईस्वी में कोई घटना इंपॉर्टेंट हुआ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको खोज कर कहीं से भी याद करके वहीं पर एक बार रिवीजन करना है, वहीं पे याद रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन दोनों याद रहेगा। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, सबको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि 1980 में पहला है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1980 में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, है ना, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये 1980 में ही पारित हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो भी 1980 में ही पारित हुआ था। तो 3 क्वेश्चन 1980 में आ गया, कभी पूछे तो आपको बता देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और एक वन संरक्षण अधिनियम, ये भी 1980 में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 के घ में है, ये याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन व्यवस्था में ये क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, देखिए अच्छा ये संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। अच्छा, बिहार से लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है, और राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है समान नागरिक संहिता जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जैसे ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा ये जोड़ा गया है, और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो समान नागरिक संहिता है ना, ये अलग से, इसका अलग एक अनुच्छेद में, मूल संविधान में ये अलग एक अनुच्छेद है इसका। कौन सा है? तो 44 में, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, 44। और ये मालूम, ये काफ़ी अभी चर्चे में ही रहा समान नागरिक संहिता, इसलिए आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। इसे याद कैसे रखना है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता, तो समान, 2 समान अंक रहेगा, है ना, 4 और 4, तो ये आपको ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। ठीक है। अच्छा, ये 42वें संविधान संशोधन से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा आता है मालूम? कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ याद रखना है क्वेश्चन। पहले तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 249 के तहत है राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची ये कौन से अनुसूची में दिया गया है ये सब का उल्लेख? तो 7वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, संघ सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में 61 विषय है, और संवर्ती सूची में 47 विषय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा यानी कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज अदायगी होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है। अच्छा, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर में एक चीज़ याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो जीडीपी का 5.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक पर भी होती है, और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर भी होती है। इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ये होल प्राइस इंडेक्स है ना, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, है ना, मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अवमूल्यन से क्या होता है? आयात में कमी होती है और निर्यात में वृद्धि होती है। ये चीज़ें रट के रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवमूल्यन से क्या होता है? आयात में कमी हो जाती है और निर्यात में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये माल जो है व्यापार संतुलन में सम्मिलित होता है। व्यापार संतुलन क्या होता है कि दो देशों के मध्य किसी अवधि में हुए आयात तथा निर्यात के मौलिक आयात तथा निर्यात के मौद्रिक मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है
कि ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पीसी महालनोबिस था। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ आया। ठीक है, अब ये एक 1949 आया और एक पीसी महालनोबिस आया। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, अब पीसी महालनोबिस से कुछ याद आ रहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछा गया था और रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब यहाँ आया है 1949। तो 1949 में और कौन कौन सी घटना हुई इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है ना, आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय अगर वृद्धि होती है यानी कि आर्थिक वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन अजय, है ना, ऑपरेशन अजय। ठीक है, अब यहाँ से करंट अफेयर के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में 100% है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे अभी क्या काफ़ी चर्चे में इजराइल और हमास का युद्ध और एक है यूक्रेन और रूस का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहला तो ये है कि ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, और एक है ऑपरेशन गंगा, तो ये कहाँ है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, अब रही बात इजराइल की, बात करते हैं इजराइल और हमास की। ठीक है, तो ये दोनों में युद्ध जंग अभी जारी है। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ठीक है, इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 100% संभावना है। जैसे कि जो चर्चे में रहता है उसकी आपको राजधानी और प्रधानमंत्री जो है जो कि मुख्य कार्य निभाता है उसको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि इजराइल की राजधानी हो गया जेरूसलम और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और हमास क्या है? हमास से क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमास कहाँ का आतंकी संगठन है? तो ये फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, अब फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम रमल्ला है और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद सतयेह है। मोहम्मद सतयेह, इसका नाम है मोहम्मद सतयेह। ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब रही बात यूक्रेन की। अब यूक्रेन और रूस में चलते हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है और यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की याद रखना है। और रूस का राजधानी कहाँ है? तो है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम आप देंगे सभी में ये काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो सर्वाधिक छक्का कौन है? हमारे रोहित शर्मा जी। ठीक है, सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा। इसके पहले था क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ के रोहित शर्मा हो गया। अब रोहित शर्मा से एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक किसने लगाया? तो रोहित शर्मा ही नहीं लगाया था, 3 दोहरा शतक लगाया था। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर भी इनका एक दिवसीय में इनका है 264 रन रोहित शर्मा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्रिकेट की बात आई है तो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रख लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट का जो विश्व कप है वो कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। इसके विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया रहे, भारत को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 31 अक्टूबर 2023 को, है ना। मेरा युवा भारत को लॉन्च किए जाने की घोषणा कब किया? 31 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
39 है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ था गोवा में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ था और राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो गुजरात में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। तो ज्योति सुरेखा का संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो एशियन गेम्स 2023 ये कहाँ हुआ था, तो चीन के होंगझोउ में हुआ था। ठीक है, ये देखिए एशियन गेम्स प्रत्येक 4 साल में होता है। ठीक है, 4 साल में एक बार होता है। तो 2022 का जो होना था वो 2023 में हुआ था। ठीक है, तो 2022 और 26 इस तरह से चल रहा है। तो एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो जापान में होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये दिए हैं राजस्थान। ठीक है, और वो 3 नया जिला कौन कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। राजस्थान के अभी नए सीएम कौन बने, मुख्यमंत्री कौन है अभी, भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान से और का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, वो कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस जो 2023 का थीम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज 2023 का थीम है भारतीय वायुसेना का। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो 161वां है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, 161वां। अब 161 से कुछ याद आ रहा है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 161 में ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। तो पहले स्थान पर कौन सा है देश है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, ये ध्यान रखना है। और ये सूचकांक से मालूम क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादा बार रिपीट होता है कौन, विश्व खुशहाली सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। तो आपको ध्यान रखना है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है, तो फिनलैंड। फिनलैंड क्या है, मतलब कि 6ठी बार बना है। ठीक है, तो इसे याद रखना भी आसान है कि फिनलैंड यानी कि ये जो खुशहाली सूचकांक में लगातार 6 बार यानी फिन 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 यही आ जा रहा है। ठीक है, फिर यही आ जा रहा है, यानी कि फिनलैंड ही आ जा रहा है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126वां है। खुशहाली सूचकांक में 126वां है। और मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है, तो वो है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पेरू के राष्ट्रपति हैं डीन बोलुआर्ट। अब पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है ना, पेरू की राजधानी लीमा। अब मुद्रा क्या है इसका, तो है न्यूबो सोल है पेरू की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 52% जो है आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। सबसे कम करता है कहाँ मालूम, बिहार में इंटरनेट का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ इंटरनेट की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। 1995 में एक और याद रखना है कि मिड डे मील का योजना जो भारत में मिड डे मील योजना जो है ये कब चालू हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव शंकरी को किस कृति के लिए जो है ना इसको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान किसे मिला, शिव शंकरी को मिला। सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला, शिव शंकरी को मिला। इसे याद रखना आसान है। सरस्वती सम्मान यानी कि सरस्वती ये भी जैसे भगवान का नाम है और ये भी भगवान का नाम है शिव शंकरी, तो ऐसे रिलेट करके ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक और यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो वो दामोदर मौजो को मिला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7
राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर क्या टेक्सटाइल, तो ये कपड़ा से संबंधित है। तो वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। अच्छा, रेल मंत्री अभी कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1955 में किया गया था। देखिए, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1955 में हुआ था। अब 1955 में और कोई घटना है तो दिमाग में याद करिए। तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो एसबीआई की स्थापना और परमाणु ऊर्जा संस्थान दोनों की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्या होगा? होलकर हॉकी का संबंध है, ये ब्रिज खेल से संबंधित है। ठीक है। और अब जैसे क्या कुछ कप है जो कि पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कुछ आपको यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं। जैसे सर्किट कप, ये गोल्फ से संबंधित है। सर्किट कप गोल्फ से संबंधित है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, पोलो खेल से। इसे याद ऐसे रख लेना है कि राधा मोहन कप है ना, पोलो से संबंधित है ना, तो राधा मोहन बोलो यानी कि राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। और एक है तो वन्य जीव संरक्षण, एक होता है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको हम वही प्रक्रिया को दोहराया जा सके। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो दोबारा उसको दोहराया ना जा सके। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें कौन सा है? दूध का खट्टा होना। ठीक है, दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। और ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और बर्फ़ का पिघलना, तो ये क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे बर्फ़ पिघल जाता है तो हम फिर जो बर्फ़ पिघल के द्रव बन गया तो फिर हम उसे बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है, फिर पिघला सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया दोहराया है तो वो होता है भौतिक परिवर्तन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता क्या होती है? जैसे आधा भरा था और जब पूरा भर गया तो उसका जो भाषण यानी कि वो जो आवाज़ बोलेगा उसकी अस्पष्टता क्या होगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? तो ये आपको बताना है। तो क्या है? बढ़ जाती है। भाषण की अस्पष्टता बढ़ती है। कैसे होता है कि देखिए, जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है ना, तो ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगता है, जिसके कारण गूंज का समय कम हो जाता है और भाषण की अस्पष्टता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। ठीक है, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, है ना, mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ प्रकाश वर्ष से ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2017 में ये एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो वो पारसेक है, ये ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश गमन करता है। तो किस में? तो इसका करेक्ट आंसर है डायमंड से कांच में गमन करता है। आपको ये पहले बेसिक ये थ्योरी ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब है ना प्रकाश सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम मतलब जो होता है सघन है ना, ठोस जो जैसे हो गया, और जो विरल हो गया वो द्रव जैसे हो गया, ये गैस हो गया। यानी कि सघन से विरल में जब जाएगा तो ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अब जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था जल से कांच में जाती है, तो ये क्या जल हो गया यहाँ पर विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम, तो ये गलत हो जाता है। ये विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यही अगर कांच से अगर जल में रहता तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता। ठीक है, तो समझ गए, मेन समझना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब जो प्रकाश है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो शुद्ध दूध है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, बाकी सोना, ग्लूकोज और पानी शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है बाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वेनिला गुण वाला जो है वेनिला एसेंस का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उत्प्लावनता है ना, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या करता है? ये कैल्शियम जो है +2 और मैग्नीशियम +2 को पानी से हटा देता है जो कि कठोरता का कारण बनता है। यानी कि पानी का कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलिनजिर्क दवा के द्वारा किया जाता है ना। कोलिनजिर्क दवा से ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है। अब सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मालूम कि ग्लूकोमा किस अंग का बीमारी है? तो ग्लूकोमा ने आँख की बीमारी है और एक है कंजक्टिवाइटिस, ये भी रोग आँख की है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र वो वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन है ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन की विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो बुआई है, यानी कि जो सीडिंग करते हैं ना, जो बीज रोपते हैं, वो जो है वो वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है। देखिए ये बीज रोपने की विधि है ना, बुआई जो है बीज लगाने की विधि है। बाकी जो वनस्पति प्रवर्धन की विधि है नवोदित, लेयरिंग और उत्तक संवर्धन, ये वनस्पति प्रवर्धन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है, जैसे उसके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ये सही है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। वो केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायस्टोल के दौरान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनी एक रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स है जो रक्त ले जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है। सच्ची कोशिका में कौन सा आता है? ये ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और उपकला कोशिकाएं। ठीक है। अच्छा, रक्त में मालूम 3 चीज़ होता है रक्त में, जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो देखिए रक्त से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि रक्त समूह का खोज किसने किया? लेंड स्टीनर ने किया। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शलजम किस कुल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्रूसीफेरी से संबंधित है। क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है शलजम। और अगर पूछे कि आलू किस कुल से संबंधित है, तो सोलोनेसी कुल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, देखिए आलू, टमाटर, बैगन और तंबाकू, ये चारों जो है ना सोलोनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो जैसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, ये सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद रख लेना है, जैसे क्यूलेक्स मच्छर है ना काटने से फाइलेरिया होता है, तो उसी तरह जैसे पीला ज्वर किसके कारण होता है? तो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से पीला ज्वर होता है। पीला ज्वर जो है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ये वाला। ठीक है, और जैसे डेंगू किसके काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हुकवर्म, है ना, हुकवर्म। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना कि एनीमिया जो रोग है किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पॉलीएस्टाइरीन की बनी होती है। ठीक है, पॉलीएस्टाइरीन क्या होता है? ये एस्टाइरिन मोनोमर से बना सिंथेटिक सुगंधित बहुलक है, पॉलीएस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेथेमोग्लोनीमिया रोग होता है। मेथेमोग्लोनीमिया रोग होता है नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में क्या बोलता है मालूम? ये बीमारी जो है इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में मीथेन सामग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर है 55 से 75% तक बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मीथेन डायरेक्ट ऐसे आता है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को है ना मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो वो कौन सा है? मीथेन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, LPG में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। LPG यानी कि जो घरों में सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखना है? जैसे देखिए LPG सिलेंडर को जब उठाते हैं ना तो BP बढ़ जाता है, BPS हो गया ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऐसे याद रख लेना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट नंबर 12 यानी कि 12 का GK और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और आज का क्वेश्चन है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन पूछाता हूँ तो सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, कमेंट में दीजिए और अधिक से अधिक इसके बारे में जो भी जानते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप कमेंट में लिखें। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।